आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लरिकल मेंस के पैराजंबल लगा रहे हैं। लेवल 3 हम लोग कर रहे हैं। लेवल फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी कर चुके हैं हम। लेवल 3 के भी ऑलरेडी 2 पैराजंबल्स मैं आपको करवा चुका हूँ। ये तीसरा पैराजंबल है। अगर किसी भी स्टूडेंट को पैराजंबल्स नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पैराजंबल्स के नाम से बेसिक टू एडवांस वाली प्लेलिस्ट है। उसके अंदर सीक्वेंस से मैंने सारे पैराजंबल्स लगा दिए हैं। ठीक है, तो आज ये लास्ट बैंक क्लर्क का क्लरिकल मेंस का पैराजंबल होगा। इसके बाद मैं आपको पीओ मेंस के बहुत बेहतरीन लेवल के पैराजंबल्स करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे। बाकी फंडामेंटल्स की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। रात को 9 बजे क्विज़ चलती है, आप लाइव क्विज़ है उसको अटेंड कीजिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया कीजिए इंग्लिश के मेजर एस्पेक्ट्स की, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत पैराजंबल है। तो पहले क्वेश्चन देखें एक बार। चलिए पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। जितने भी नए बच्चे हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पुराने बच्चे भी देखेंगे ऑफ कोर्स। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपके सामने स्टेटमेंट है PQRSTU। एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको और दे दूं कि जो 2 हमने क्लरिकल मेंस के बना लिए हैं पैराजंबल, उस वाले से ये रिलेटिवली ईजी है। ठीक है, चलो देखो वैसे आई हुई है टाइप, देखो कैसा आई है। टोटल आपके सामने 6 स्टेटमेंट है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइनल ऑर्डर कौन सा होगा, और ये आसान में इसलिए बोल रहा था क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन बने बनाए दिए हुए हैं कि भाई QTSPU होगा, RSQPT होगा, बने बनाए हैं। तो बने बनाए होते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है काम, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द पैराग्राफ। मतलब 6 स्टेटमेंट है, 6 में से एक ऑड वन आउट है, थीम से बाहर है, तो आपने वो भी पहचाननी है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम्स अप द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। कहने का मतलब जब आप इसे पूरा रीअरेंज कर लोगे और जो ओड वन आउट है उसे बाहर निकाल दोगे, उसके बाद जो भी पैराजंबल बनेगा जब आप उसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद क्या मेन आइडिया निकल के आ रहा है, तो आपने सेंट्रल आइडिया बताना है। उसके बाद क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी हुई है आर एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक पार्ट अंडरलाइंड है, सेटिंग असाइड। आपने बताना है कि सेटिंग असाइड का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है। ठीक है दोस्त, चलें अगली एक स्टेटमेंट है क्यू। सेंटेंस दिया हुआ, सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया असेंबलेज, तो आपने असेंबलेज का भी क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फटाफट से वीडियो को पॉज कर लो एक बार, मैं स्लाइड दिखा देता हूँ और बना लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पहले इसको बनाना फिर इसको, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, और फिर ये लास्ट वाला। तो जब जब मैं बोलता गया तब तब वीडियो को पॉज करके हाथों हाथ बना लेना है आपने। अब आप डिटेल्ड एनालिसिस चेक करेंगे अपना। ठीक है, उम्मीद है कि आपने पहले पूरी निष्ठा के साथ बनाया होगा। ऐसे चालबाजी मत करना, है ना, धोखेबाजी मत करना। बना लेना पहले कि सर तो पढ़ा ही रहे हैं, देख ही लेते हैं डायरेक्ट, मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर। सीखो आप पहले, खुद बनाओ, गलतियाँ करो और गलतियों को कैसे सुधारना है ये सीखो, है ना। ये तो फिर फ़ायदा क्या मेरी क्लास करवाने का, तो पहले खुद अटेम्प्ट ज़रूर कर लिया करो। चलिए तो इसका जो आंसर है करेक्ट, जो फाइनल ऑर्डर बना है वो QTPUR बना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शंस की तरफ जाना है। लेकिन ऑप्शन से भी जाने से पहले मैंने कहा था चाहे कैसा भी गिवन क्यों ना हो, आप एक काम करा करें, पूरा का पूरा पढ़ लिया करें। पूरा पढ़ने से क्या होता है, एक बार बेसिक आइडिया हमको मिल जाता है। ठीक है, तो पूरा पढ़ने के बाद आप ऑप्शंस पे जाएं। ऑप्शंस में पहला है Q या फिर R या फिर S, फिर Q रिपीट हो रहा है और R, मतलब Q R और S, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हो सकती है, Q R या फिर S, बाकी मैं देखूंगा ही नहीं। चलो पहले मैं Q को देखता हूँ। Q में कह रहा है कि एवरी वन ऑफ अस इज एंडोड विद अ पर्सनैलिटी। एंडोड का मतलब होता है किसी को कुछ, किसी के पास किसी चीज़ का होना या फिर प्रोवाइड करवाना। ठीक है, या प्रोवाइड करना। तो बेसिकली नेचर से हमको क्या मिली है, पर्सनैलिटी मिली है, यस और नो। तो एवरी वन ऑफ अस इज एंडोड विद अ पर्सनैलिटी, मतलब हर किसी इंसान के पास कोई ना कोई पर्सनैलिटी है। एन असेंबलेज का मतलब होता है कलेक्शन। एन असेंबलेज ऑफ मोर और लेस स्टेबल ट्रेट्स का मतलब होता है बिहेवियर, हमारी आदतें। तो कहता है हर किसी के पास कोई ना कोई पर्सनैलिटी है और ये कलेक्शन है मोर और लेस स्टेबल ट्रेट्स का। मतलब कोई जो आदतें ऐसी हैं जो ज़्यादा स्टेबल होंगी, कुछ आदतें ऐसी हैं जो लेस स्टेबल होंगी। और ये आदतें करती क्या है, कंसिस्टेंटली इन्फ्लुएंस करती है, इम्पैक्ट डालती है हाउ वी मूव थ्रू द वर्ल्ड, कि किस तरीके से हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, और ऑफन आर सक्सेस इन इट, और हमारी सक्सेस पे भी इन्फ्लुएंस डालती हैं हमारी आदतें।
तो क्या ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? हाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ब्रॉड सेंटेंस है, बता रहा है कि हम सबकी आदतें कोई ना कोई होती हैं, और वही जो आदतें हैं वो एक कलेक्शन होता है जिसमें कुछ स्टेबल होती हैं, कुछ स्टेबल नहीं होती हैं हमारी आदतें, और उन्हीं आदतों से ही हमें क्या मिलता है ज़िंदगी में, कामयाबी मिलती है। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो भाई क्यू तो फर्स्ट हो सकता है। उसके बाद कौन सा देखना था? आर देखना था ना, आर। आ जाओ आर को देखो। एग्रीएबलनेस इज़ नॉट अ पॉजिटिव क्वालिटी। एग्रीएबलनेस के बारे में बात किया है, एग्रीएबलनेस एक पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है। अच्छा वैसे एग्रीएबलनेस होता क्या है? किसी की हाँ में हाँ मिलाना, है ना, बातों से सामने वाले की सहमति जताना, बेसिकली ये एग्रीएबलनेस होता है। तो एग्रीएबलनेस एक पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है व्हेन इट मैनिफेस्ट एज पीपल प्लीजिंग। मतलब कब पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है? जब इसको पीपल प्लीजिंग की तरह देखा जाता है। पीपल प्लीजिंग मतलब अगर आप सामने वाले को खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिला रहे हो तो एग्रीएबलनेस एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। और जब अपनी इंपॉर्टेंट नीड्स को सेट असाइड करते हो उस केस में भी ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। होता है ना कभी कभी अपनी जो चीज़ें होती हैं, अपनी ख्वाहिशें मार के या अपनी नीड्स को साइड रख के सामने वाले को खुश करने की कोशिश करते हैं, ताकि या फिर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकें, लड़ाई झगड़ा जो हो उसको अवॉइड कर सकें, है ना, या फिर सामने वाले को दुख ना दें। कभी कभी हम इस वजह से भी सहमत हो जाते हैं अगले वाले से कि दुख नहीं होगा यार बेचारा, है ना। तो बेसिकली इस केस में ये नेगेटिव क्वालिटी है, ये बोलना चाह रहा है। ये भी एक तरीके का इंडिपेंडेंट है। 1 मिनट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ। और एस में क्या बोल रहा है? आफ्टर ऑल। देखो भाई आफ्टर ऑल तो तब बोलोगे जब सारी बातें ऑल में बता चुकी होंगी, है ना, पहले सब कुछ बताया होगा, फिर बोलेंगे आफ्टर ऑल, मतलब इन सारी चीज़ों के बाद। तो पहले सारी चीज़ें बतानी होगी, तो भाई एस तो नहीं हो सकता। अब लड़ाई किसके अंदर है? अब लड़ाई है क्यू के अंदर और आर के अंदर। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाला हूं। जब भी हमारा पैसेज शुरुआत होता है ना, हमेशा जनरल बातों से होता है। कौन सी बातों से होता है? जनरल। जनरल के बाद हम स्पेसिफिक बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? पहले कोई भी एक जनरल बात होगी, फिर उसका उदाहरण आता है। अब बताओ, पर्सनैलिटी एक जनरल वर्ड है या एग्रीएबलनेस जो पॉजिटिव क्वालिटी बोला ये एक जनरल है? आप खुद बताओ भैया। पर्सनैलिटी में बहुत सारी पर्सनैलिटी आती है ना, हर टाइप की। ओपननेस है, पर्सनैलिटी है ना। हमारा इंट्रोवर्ट नेचर है, वो भी एक पर्सनैलिटी है। अच्छा, एग्रीएबलनेस है, ये भी एक पर्सनैलिटी है। रूड बिहेवियर है, ये भी हमारी एक पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, और एग्रीएबलनेस उन पर्सनैलिटी का एक टाइप है, एक एग्जाम्पल है। अब बताओ जनरल कौन सा हुआ, स्पेसिफिक कौन सा हुआ? जनरल हमारा हुआ क्यू और स्पेसिफिक हुआ हमारा आर। तो क्यू हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्योंकि ये उससे ज़्यादा वो है, इंडिपेंडेंट है, ब्रॉड है। तो क्लियर है? तो क्यू से शुरू हो रही है बातें, ये लॉजिक समझ में आ गया। अगर क्यू से शुरू हो रहा है तो मतलब ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर ई एलिमिनेट हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, क्यू के बाद टी कंफर्म्ड है, क्यू के बाद टी तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। टी को पढ़ो पहले एक बार, क्यू को दोबारा रिपीट करो। हम सबके पास कोई ना कोई पर्सनैलिटी है, एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें या तो स्टेबल ट्रेट्स हैं या लेस स्टेबल हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं किस तरीके से हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं और हमारी कामयाबी को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर टी में कह रहा है लेकिन फिर भी मैनी पीपल नो मोर अबाउट देयर कार्ड्स एंड हाउ दे ऑपरेट देन अबाउट देमसेल्व्स। कह रहा है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, पर्सनैलिटी इतना मैटर करती है, इसके बावजूद भी अधिकतर लोग अपनी गाड़ियों के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी के क्या क्या फंक्शन है, अपने बारे में नहीं जानते हैं। तो क्यू के बाद टी तो फिक्स्ड है। अब उसके बाद चेक करना था क्यू टी के बाद क्या आएगा भैया, पी आएगा या एस आएगा, आपको ये चेक करना था। आपने पहले एस पढ़ा। एस में बोल रहा है आफ्टर ऑल इफ यू आर प्लानिंग टू बाय योर ड्रीम कार, मनी इज द ओनली थिंग दैट कुड बी एन ऑब्स्टिकल। अगर आप ड्रीम कार खरीदने की सोच रहे हैं तो मनी ही इकलौती बाधा है आपकी ड्रीम कार को पाने से। अच्छा, और अगर मैं पी को पढ़ रहा हूं तो पी में क्या बोल रहा है कि दे हैव, दे कौन है? पीपल हो सकता है। अगर पीपल की बात की है, हाँ भाई पीपल हो सकता है कि दे हैव बट अ वेग सेंस ऑफ देयर पर्सनैलिटी। यहाँ पे बोला है कि लोग अपने बारे में नहीं जानते, फिर कह रहा है वेग सेंस होता है। वेग मतलब धुंधला सेंस होता है उनको उनकी पर्सनैलिटी का। बिल्कुल सही है। यहाँ पे बोल रहा है कि जानते नहीं है अपने बारे में, और इधर बोल रहा है उनको अपनी पर्सनैलिटी की धुंधली नॉलेज होती है। बिल्कुल सही। उनको पता नहीं है कि कैसे यूज करना है अपनी पर्सनैलिटी को गोल्स को अचीव करने के लिए। ये ज़्यादा रिलेटेबल है टी के बाद पी। और एक लॉजिक दूं आपको, जो एस सेंटेंस लिखा हुआ है ना ये ड्रीम कार वाला, ये तो हमारा थीम से ही बाहर है, ये तो हमारा ऑड वन आउट है। वो कैसे ऑड वन आउट कैसे? आप हर जगह देख लो पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी से रिलेटेड बातें हो रही हैं। देखो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, पर्सनैलिटी की बात हुई है ना। पॉजिटिव क्वालिटी ये भी हमारी एक पर्सनैलिटी है, बोलो हाँ। अच्छा, आप और देख लो,
कि अपने बारे में नहीं जानते हैं, ये भी क्या एक पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, करेक्टरिस्टिक भी पर्सनैलिटी होती है, देखो यहाँ पे भी पर्सनैलिटी है, सिर्फ ऐसी है जो आपका ओड वन आउट है जिसमें ड्रीम कार की बात हो रही है कि ड्रीम कार खरीदना चाहते हैं तो मनी इकलौती बाधा है। कोई सेंस बना इस बात का, तो थीम से ही बाहर हो गया। कहने का मतलब QT के बाद तो S, देखो इस पे हमने तो कांटा मार ही दिया था, टक्कर थी QTP में और QTS में, तो कहने का मतलब ये वाला एलिमिनेट हो गया और एक आंसर और मिल गया कि S थीम से भी बाहर है, तो ये पूरा का पूरा बन गया। लेकिन हम इसे पूरा का पूरा पढ़ेंगे क्योंकि मेन आइडिया वाला क्वेश्चन भी करना है। अगला क्वेश्चन एक बार फटाफट से पहले लगा दो कि क्या है, S बनेगा, S हमारा थीम से बाहर है ना, तो अगले का आंसर S है। अच्छा एक बार पूरा पूरा जल्दी जल्दी से पढ़ दो। क्यू में क्या बोला था, हम सबके पास पर्सनैलिटी है, कलेक्शन है लेस और मोर स्टेबल ट्रेड्स का जो कि इन्फ्लुएंस करता है जिस तरीके से आगे मूव करते हैं। फिर टी में बोल रहा है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपनी कार के बारे में जानते हैं कि वो कैसे चलती हैं, खुद के बारे में नहीं जानते। फिर पी में बोल रहा है उन लोगों को ना धुंधला सेंस होता है अपनी पर्सनैलिटी का लेके और उनको ये भी नहीं पता कि कैसे यूज़ करना है ज़िंदगी में गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। फिर यू में बोल रहा है कि ऑफकोर्स हमारी जो खुद की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कैन बी डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज, मतलब हमारी जो खुद की पर्सनैलिटी होती है बड़ी मुश्किल होता है उनको पहचानना ना। यूज़ तो उनको तब करेंगे जब पहले पहचानेंगे, तो बड़ा मुश्किल है उनको पहचानना। एंड व्हेन दे आर लेस देन फ्लैटरिंग, और जब वो ऐसी होती हैं कि हमें अच्छी ना लगती हों, फ्लैटरिंग का मतलब हमें अपीलिंग ना लगती हों, और ऐसी होती हैं कि जब डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करें हमारे जीने में, तो उस केस में तो बहुत पेनफुल हो जाता है उनके बारे में सोचना या उनको पहचानना, होता है ना ऐसा। एक तो वैसे ही मुश्किल है पर्सनैलिटी को पहचानना, दूसरा अगर पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आदतें अच्छी नहीं है ना, हमको दुख पहुंचाती है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, फिर तो और मुश्किल है उनके बारे में सोचना, उनको कंसिडर करना। लेकिन जो मोस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ना वो बाइनरी नहीं है, दे आर आइदर गुड और बैड। बाइनरी का मतलब ये नहीं कि अच्छी भी और बुरी भी है इक्वालिटी, नहीं। अधिकतर पर्सनैलिटी वाली जो आदतें या आपके जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो ऐसा है या तो अच्छा है या तो बुरा है, बाइनरी नहीं है। बाइनरी का मतलब दोनों नहीं है, या तो अच्छा है या तो बुरा है। और आर में आखिरी में क्या बोल रहा है, फिर एक एग्जांपल दिया कि भाई एग्रीएबलनेस एक पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है जब एग्रीएबलनेस इस तरीके से शो हो। किस तरीके से, पीपल प्लीजिंग की वजह से, मतलब कि आप सामने वाले को खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो उस वैसे एग्रीएबलनेस अच्छी चीज़ है, लेकिन सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाने के लिए आप एग्रीएबलनेस क्वालिटी शो कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी, दिस इज़ अ वेरी बैड वन। यस और नो, जब आप अपनी नीड्स को साइड रखते हैं, इंपॉर्टेंट नीड्स को, ताकि आप लड़ाई झगड़े को अवॉइड कर सकें, दूसरों को दुख ना दें, उस केस में अगर आप हाँ में हाँ मिलाते हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी। तो मेन मुद्दा क्या है वैसे यहाँ पे, मेन मुद्दा ये समझ में आया कि हमारी पर्सनैलिटी होती है ना, सबकी अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी है, क्लियर। लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि वो कैसे यूज़ होती हैं, है ना, और कैसे हम उनको यूज़ करके ज़िंदगी में कामयाबी पा सकते हैं। और अगर कभी सोचते भी हैं उनके बारे में, मतलब कंसिडर करना कि कौन कौन सी हमारी आदतें हैं, लेकिन कुछ तो इतनी ख़राब होती हैं कि हमें दर्द देती हैं उनको कंसिडर करना भी, तो इसलिए हम बिल्कुल भी उनके बारे में बात नहीं करते हैं। और फिर एक एग्रीएबलनेस क्वालिटी का एग्जाम्पल दिया, है ना। चले आगे, अब ये क्वेश्चन आपने बना लिया था, ये बना लिया, इस वाले का आंसर अब आपके आंखों के आगे है, डी आंसर है। आपने हो सकता है बहुत बच्चों ने बी लगाया हो, सी भी लगाया हो सकता है ई भी लगाया हो लेकिन मैं बताता हूँ डी आंसर क्यों है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम्स अप द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। पहला, बेनिफिट्स ऑफ नोइंग व्हाट योर फ्रेंड्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर। दोस्तों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानने के क्या बेनिफिट है, ये है सेंट्रल आइडिया, बात भी नहीं हुई कहीं पे, एलिमिनेट। ह्यूमंस जो है वो कैपेबल नहीं है ये जानने के अपने माइंड को और अपनी बॉडी को, मतलब ह्यूमंस के अंदर ये ताकत ही नहीं है कि वो अपनी बॉडी को और अपने माइंड को समझ सके। नॉट कैपेबल बोल दिया, अरे ये बोला है कि वो लोग जानते नहीं है, मैनी पीपल डू नॉट नो, इसका मतलब ये थोड़ी कि उनके अंदर क्षमता ही नहीं है। क्यों, किसने कहा क्षमता नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ कि वो जानते नहीं है कि कैसे यूज करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर क्षमता ही नहीं है, वो कैपेबल ही नहीं है, उनके पास ऐसी पावर ही नहीं है कि वो जान भी सके। तो ये तो हमारा मेन आइडिया नहीं है, ओडो आउट, हटा दिया इसे। अच्छा, सेल्फ रियलाइजेशन इज द ओनली की टू सक्सेस। अरे यार ये सिर्फ एक लाइन में बात बोली है, देखो ऊपर देखो कि उनको वेग सेंस होता है उनकी पर्सनैलिटी का और वो नहीं जानते कि उनको कैसे यूज करना है गोल्स को अचीव करने के लिए। सिंपल एक लाइन में बोला है कि भाई पर्सनैलिटी को जानने से आपको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे पैसेज का ये मेन आइडिया है कि सेल्फ रियलाइजेशन इज ओनली, अच्छा ओनली की टू सक्सेस। क्या पैसेज में ये भी कहीं पे चीज शो की है कि सिर्फ इसी वजह से सक्सेस मिलती है और किसी वजह से नहीं मिलती?
कि बहुत सारी चीज़ें बताई हो और फिर ये बताया हो कि अच्छा ये सारी चीज़ें छोड़ो, इससे कामयाबी मिलती है, बताया नहीं? बताया ना, तो आप कैसे चूज़ कर सकते हैं सी को? ओनली बहुत टिपिकल वर्ड यूज़ कर दिया आपने। अच्छा, डी में बोल रहा है कि जो सेल्फ अवेयरनेस है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी ज़िंदगी को। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली अगर हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी आदतों के बारे में जानते हैं तो क्या वो हमारी ज़िंदगियों को इन्फ्लुएंस करता है? अच्छा, नहीं भी जानते हो तब भी क्या इन्फ्लुएंस करती है हमारी जो पर्सनैलिटी, हमारी आदतें, हमारे एट्रीब्यूट्स, हमारे एटीट्यूड्स, करते हैं ये चीज़ें? अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ज़िंदगी को। बताया ना कि हमारी आदतें हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डालती है, उसी को जानने से हमें कामयाबी मिलती है। तो ये लाइन तो आ रही है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव, लेकिन उनको जानना बड़ा मुश्किल है अपनी आदतों को। यही तो बात हो रही है, मुद्दा तो यही है कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारे ट्रेट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर डालते हैं, हमारी कामयाबी में भी। पहला स्टेटमेंट यही है, लेकिन इसको कंसिडर करना, इसके बारे में जानना, अपनी आदतों के बारे में, ये बड़ा मुश्किल है। और यही हमारा मेन थीम है, जिसमें कंप्लीट, इसमें सिर्फ अधूरी बात हो रही है सी में। डी में पूरी बात हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव, शुरू से लेकर आखिरी तक का पूरा निचोड़ दे रखा है, इसलिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और बात रही ई की, ई क्यों नहीं है? नोइंग अबाउट आवर ओन पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स इज सक्सेस, कि अपने खुद की पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट के बारे में जानना ही कामयाबी है। देखो, बात सही है, लेकिन आगे मेन आइडिया पूरा बताना है। मेन आइडिया सिर्फ एक सेंटेंस का नहीं होता है, मेन आइडिया 5 और 6 जितने भी सेंटेंस है सबको मिला के जो आइडिया निकल के आ रहा है। तो मेन आइडिया पता है क्या निकल के आ रहा है? मेन आइडिया ये निकल के आ रहा है कि पर्सनैलिटी को जानने से कामयाबी मिलती है, लेकिन पर्सनैलिटी को जानना डिफिकल्ट है। ये बात भी होनी चाहिए मेन आइडिया में, लेकिन सिर्फ इसमें अधूरी बात बोली है कि पर्सनैलिटी को जान लेना, नेगेटिव और पॉजिटिव को, यही कामयाबी है। अरे जान लेना तो कामयाबी तो है, लेकिन जानना भी बड़ा मुश्किल है। ये लाइन भी ऐड करो, मेन आइडिया का मतलब ये होता है। आप खुद बताओ, अगर मैं किसी भी पैसेज का मेन आइडिया बोल रहा हूँ तो एक सेंटेंस को उठा के मेन आइडिया थोड़ी बना दूंगा, 5 सेंटेंसेस का जो कंबाइंड निचोड़ निकल के आ रहा होगा वो बनाऊंगा। तो निचोड़ में 2 बातें होनी चाहिए, एक तो ये भी और एक ये भी। अब ज़रूरी नहीं है आप बोलो कि सेल्फ अवेयरनेस कहाँ लिखा हुआ है पैसेज में, वो डायरेक्ट थोड़ी लिख के देगा। वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स को या खुद के बारे में जानने को सेल्फ अवेयरनेस ही तो बोल रहे हैं, यस और नो? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, कभी आप सोचो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, सीधा आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा इन्फेरेंस टाइप में देगा आपको। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसने बोला एग्रीएबलनेस पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है जब वो मैनिफेस्ट होती है पीपल प्लीजिंग और सेटिंग असाइड वंस ऑन इम्पॉर्टेंट नीड। तो सेट असाइड का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, टू सेव और कीप समथिंग, टिपिकली मनी और टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जैसे बैंक एक्सपेक्टेड टू सेट असाइड अबाउट $700 मिलियन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। जैसे आपकी मम्मी ने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया आपकी बहन की शादी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, तो सेट असाइड, सेव कर लेना बेसिकली। लेकिन एक सेट असाइड का मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना भी होता है। वी नीड टू सेट असाइड आवर डिफरेंसेस एंड बिगिन टू कॉपरेट, मतलब इग्नोर करना पड़ेगा हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं और साथ साथ मिलजुल के काम करें। अच्छा, सेट समथिंग इन मोशन का मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, और पुट अप विद का मतलब किसी चीज़ को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। जैसे आई कैन नॉट पुट अप विद दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, है ना? अब आप मुझे बताओ, सेट असाइड का मतलब क्या इग्नोर करना है? हाँ जी। सेटिंग इन मोशन का मतलब तो शुरू करना होता है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन तो गया। और पुट अप का मतलब टॉलरेट करना होता है, पुट अप विद का, तो मतलब थर्ड भी गया। तो लो भाई, ओनली फर्स्ट आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। असेंबलेज का क्लोजेस्ट मीनिंग बताना था, जैसे पिछले वाले में क्लोजेस्ट बताना था। असेंबलेज का मतलब मैंने बताया था कलेक्शन को बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल गैदर टुगेदर। अब कॉन्ग्लोमरेशन क्या होता है? ये भी वही होता है, अ लार्ज ग्रुप को बोलते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। रेट्रीब्यूशन पनिशमेंट को बोलते हैं, पनिशमेंट दैट समवन डिजर्व्स बिकॉज दे हैव डन समथिंग वेरी बैड। बदला लेने के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है कि तूने ऐसा काम किया, अभी तेरे को मैं पिटाई देता हूँ, है ना, अभी पनिश करता हूँ, बेसिकली रेट्रीब्यूशन। और एग्लोमरेशन भी बेसिकली लार्ज ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है। तो अब आपको समझ में आ गया, क्लोजेस्ट मीनिंग बताना था। तो कॉन्ग्लोमरेशन हो गया आपका, रेट्रीब्यूशन तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कलेक्शन भी वही ग्रुप होता है, और एग्लोमरेशन भी वही होता। तो मतलब 1, 3 और 4, तो 1, 3, 4 ये रहा, ये आंसर है ना? समझ में आया? पक्की बात। अभी 1, 2 का 4 होता तो माई नेम इज लखन ऐसे ऐसे हो जाता, है ना, हो जाता। बचपन में बहुत नाचे इस गाने पे भी। खैर, मुद्दे की बात पे आओ। 1, 2 का 4 माई नेम इज लखन तो होता रहेगा। समझ में आया? कुछ नहीं आया? कुछ पल्ले पढ़ा? पता लग रहा है कि कैसे किया जाता है क्लरिकल मेंस के पैराजम्बल्स को? आपने लगाए हैं इस तरीके के पैराजम्बल्स कभी?
लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या सीखने को आपको मिला। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब मुलाकात करेंगे पीओ मेंस के पैराजंबल में। ये डेट को तो रहने दो, डेट को तो मारो गोली। ये तो गले के चलते थोड़ी सी डेट्स की दिक्कत हो गई थी, लेकिन मैं अपने हिसाब से अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा और क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, और क्या पढ़ना चाहते हो, मुझे सारी चीज़ें बता दो फटाफट से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखो अपना, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। टेक केयर।